नमस्कार। आपकी फोर्थ सेम की क्लास में कास्ट अकाउंट प्रश्न पत्र में एक नए लेक्चर के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। आज हम जिस लेक्चर पर या जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिस पर मेरा लेक्चर रहेगा, वो आपकी सिलेबस के हिसाब से फिफ्थ यूनिट 5वीं इकाई के अंदर आता है और टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इस पर मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, इसके पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेन कुमार भारल और कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन में मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। चलिए हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। लागत लेखांकन प्रश्न पत्र के अंदर जो हमारी मुख्य आधार है वो किसी उत्पाद अथवा सेवा की लागत से संबंधित है और उसी की एक विधि है लागत लेखांकन। हम यहां पर ये देखते हैं कि किसी भी उत्पाद की लागत निर्धारण, उसके विश्लेषण की दो विधियां हैं। पहला हम देख रहे हैं संविलियन या कुल लागत विधि, एब्जॉर्प्शन और टोटल कॉस्टिंग सिस्टम, जिसे आप पढ़ चुके हैं। सेकंड यूनिट के अंदर जो यूनिट कॉस्टिंग वाला आपका अध्याय था उसमें आपने इसको विस्तार से पढ़ा है और इसके कुछ सवाल भी हल किए हैं। एक बार हम संक्षेप में इसका रिवीजन कर लें। जैसा इसके नाम से एब्जॉर्प्शन, जब उत्पादक किसी उत्पाद को बनाता है तो उस उत्पाद के अंदर जो उसका कंपोनेंट है, प्रत्येक मद को हम शामिल करते हैं, उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन या टोटल कॉस्टिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप देखें थोड़ा, सेकंड यूनिट के अंदर जब यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा था, क्या आया था? मटेरियल कंज्यूम, फिर प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट। जितना इस कुल लागत निकालने के लिए व्यय होता है उन सबको हम क्या करते जाते हैं? एब्जॉर्ब करते जाते हैं और उसके अंदर उत्पादन की इकाइयों का भाग देते जाते हैं, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत निकल आती है। उससे हट करके जो ये दूसरी विधि है, यह सीमांत लागत विधि, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। ये लागत की एक ऐसी तकनीक है जिसमें लागत का वर्गीकरण, विश्लेषण करने के साथ साथ यह अल्पकालीन निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर उपयोगी होती है। इसमें यह मानकर चला जाता है कि कुल लागत के दो तत्व होते हैं, एक परिवर्तनशील लागत और दूसरी स्थायी लागत, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें जो प्राइस का निर्धारण किया जाता है वो वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें, यदि मान लीजिए कि कोई उत्पादक 10 इकाइयां बना रहा है और 10 इकाइयों की लागत उसकी 50 रुपए है, और इसके बाद जैसे ही वो एक अगली इकाई बनाता है या अगली इकाई में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी के कारण, हमेशा वृद्धि नहीं मानना है, जो परिवर्तन हुआ है, इकाई बढ़ी है अथवा घटी है, तो जो अगली इकाई की लागत है वो लागत क्या मानी जाएगी? मार्जिनल कॉस्टिंग मानी जाएगी। आपकी पीपीटी पे डिस्प्ले हो रहा है कि 10 इकाइयों की लागत कितनी है? 50 रुपए है, और जैसे ही उस उत्पादक ने 11वीं इकाई बनाई उसकी लागत कितनी आई? 53। ये जो 3 रुपए अतिरिक्त लागत है ये कहलाएगी आपकी सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए इसको हम और थोड़ा सा क्लियर देखते हैं। आपने पढ़ा कि प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, तो क्या हो जाएगी आपकी? मार्जिनल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, चाहे वो फैक्ट्री से संबंधित हो, ऑफिस से संबंधित हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो, उन सबको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जैसा आप लोग जानते हैं, मेरे भी अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये मिलकर क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट।
इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि टोटल कास्ट में से कुल स्थायी व्ययों को, ऊपरी व्ययों को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर? हम ये देखते हैं सीमांत लागत विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हर विधि की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी प्रकार से सीमांत विधि की भी कुछ मान्यताएं हैं। जैसा पहला हम क्या देखते हैं, लागत की टेक्निक, टेक्निक ऑफ कॉस्ट। अभी मैंने आपसे चर्चा की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये लागत की तकनीक है जिसके आधार पर प्रबंध अपने निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट, लागत का विभाजन, डिवीजन ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर कुल लागत को दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक है हमारी परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, उत्पादन लागत एवं आवधिक लागत। जो स्थिर लागत है जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वो संबंधित अवधि से संबंधित होती है और उसे उस अवधि के लाभ हानि खाते में चार्ज कर दिया जाता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जिसे कंसीडर किया जाता है वो कौन सी होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट, स्टॉक का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग के पहले मैंने आपसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की चर्चा की। उसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसका वैल्यूएशन किस पर किया जाता है, टोटल कॉस्ट के आधार पर कि उस स्टेज तक उस प्रोडक्ट की कितनी लागत आई है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है वो किस पर किया जाता है, परिवर्तनशील लागत या सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। मूल्य निर्धारण, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से टोटल कॉस्ट को कम करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य 110 रुपए, प्रोडक्ट की लागत है 100 रुपए, तो लाभ कितना कहलाएगा, 10 रुपए। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की एक विशेषता क्या है कि इसमें विक्रय में से जो मार्जिनल कॉस्ट है जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, यदि हम इसे माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, अंशदान, कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर इस विधि के अंदर किसी उत्पाद की लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। आगे प्रश्नों के अंदर हम इसे और विस्तार से समझेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, इस विधि की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स। लाभ की गणना, लाभ कैसे निकलेगा, जो कंट्रीब्यूशन आया है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे तो उसमें से क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ये दोनों चीजें, कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रश्न के साथ आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत विधि की मान्यताएं। हर विधि की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं जिन पर वो आधारित है। इसी तरीके से जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसकी भी अपनी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं जिन पर यह विधि कार्य करती है। उसमें से पहला क्या है, व्ययों का स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन। जब मैंने आपको मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल वाले सवाल बताए थे तब देखा था कि 3 प्रकार की लागत है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। मैंने आपको इसी क्लास के अंदर मशीन आवर रेट के सवाल बताए थे, उसमें भी आया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की मान्यता क्या है कि इसमें जितने भी लागत के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री से संबंधित हों,
चाहे वो ऑफिस से संबंधित हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, उनको दो भागों के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड के अंदर विभाजित किया जा सकता है। यदि किसी स्थान पर, किसी स्टेज पर सेमी वेरिएबल कास्ट है तो उसके भी दो हिस्से किए जा सकते हैं। ये इस विधि की मान्यता है। नेक्स्ट, दूसरा है कि जो वेरिएबल कास्ट है वो उत्पाद के सभी स्तरों पर कांस्टेंट यानी स्थिर रहती है। इसको हम और क्लियर करें कि जो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है वह कांस्टेंट रहती है, जिसका उत्पादन की मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवहार में आप देखते हैं, मार्केट के अंदर आप जाएं, जैसे मैं ही जाता हूं और अपने सब्जी वालों से पूछता हूं साहब की सब्जी क्या भाव है, तो 250 ग्राम का रेट और आधा किलो के रेट दोनों में अंतर होता है। यानी जब आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामग्री लेते हैं तो उसकी रेट क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन ये विधि क्या मान के चल रही है कि प्रति इकाई लागत पर प्रोडक्शन स्टेजेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी, स्थिर। कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ जाएगी लेकिन पर यूनिट क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, स्थिर लागत अपरिवर्तित, बिल्कुल वेरिएबल कास्ट के अपोजिट। वेरिएबल कास्ट क्या है, पर यूनिट कांस्टेंट है, जबकि ये क्या है, बिल्कुल अपरिवर्तित है। टोटल कास्ट जो फिक्स्ड कास्ट वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित। चाहे आप 1000 इकाइयां बनाएं, चाहे 500 इकाइयां बनाएं, चाहे 1500 इकाइयां बनाएं, वहां उनकी पर यूनिट, वेरिएबल कास्ट में पर यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन टोटल कास्ट क्या होगी, फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे उसके अंदर। लेकिन फिक्स्ड कास्ट इन तीनों एग्जाम्पल में, चाहे 500 इकाइयां बनाएं, 1000 इकाइयां बनाएं, 1500 इकाई बनाएं, क्या रहेगी, अपरिवर्तित, नो चेंज। नेक्स्ट, उत्पाद की मात्रा मतलब वॉल्यूम का परिवर्तनशील लागतों पर प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 स्टेज देखे हमने, 3, 500, 1000, 1000। क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम के कारण परिवर्तनशील लागत पर प्रभाव पड़ा, पर यूनिट पर नहीं, टोटल वेरिएबल कास्ट पर। फिक्स्ड कास्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसकी एक अंतिम मान्यता है मार्जिनल कॉस्टिंग की, कि जो विक्रय मूल्य है उत्पाद का वो सभी स्तरों पर अपरिवर्तित रहता है। यहां स्तर का मतलब प्रोडक्शन से है, जिसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, नोट किया आपने, ओके। अब हम एक सवाल देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, है ना। ये केवल एक एग्जाम्पल है दोनों लागतों के अंदर आपको स्पष्ट करने का। इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी का मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक कारखाने की सामान्य क्षमता 200 इकाइयां प्रति माह है, यानी एक कारखाना की सामान्य क्षमता प्रति माह वो 200 इकाइयां बना सकता है। लेकिन वो क्या, एट प्रेजेंट फैक्ट्री रन्स एट 50% कैपेसिटी। लेकिन वर्तमान में कारखाना 50% क्षमता पर कार्य कर रहा है ना। जिनका हिंदी मीडियम है वो जो मुझको सुन करके लिख लें, और जिनका इंग्लिश मीडियम है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दिया रहा है। वर्तमान में कारखाना 50% क्षमता पे कार्य कर रहा है। अगली सूचना, सामग्री 5000 रुपए और मजदूरी 3000 रुपए व्यय होती है उत्पाद को बनाने के अंदर, ठीक है। तो मटेरियल 5000, वेजेस ₹3000, फैक्ट्री ओवरहेड परिवर्तनशील 1000, स्थिर भी कितने हैं, 1000, वेरिएबल ₹1000, फिक्स्ड ₹1000। नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड वेरिएबल है 200 और फिक्स्ड कितने हैं, 800, परिवर्तनशील 200 रुपए, स्थिर
कार्यालय उपरिव्यय 800 रुपए। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड, विक्रय उपरिव्यय, परिवर्तनशील ₹800 और स्थिर फिक्स्ड ₹200। ये एक इलस्ट्रेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने के लिए। यस, नोट किया आपने। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से, अच्छा अभी एक चीज और है इसमें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹150, विक्रय मूल्य प्रति इकाई कितना है 150 रुपए, और आपको मार्जिनल कॉस्टिंग तैयार करना है, सीमांत लागत पत्र बनाना है। चलिए कैसे करेंगे हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले हमने हेडिंग लिखा कॉस्ट शीट और ऊपर आपने बताया आउटपुट 200 यूनिट्स। आपका प्रश्न देखें, उसमें कितना दिया है, क्षमता 200 इकाइयों की है, लेकिन 200 इकाइयां प्रबंधक बना नहीं रहा है। दूसरी लाइन क्या लिखी है प्रश्न के अंदर, 50% क्षमता पर कारखाना काम कर रहा है। तो 200 का 50% कितना होगा, 100 यूनिट्स। तो हमने आउटपुट जो उत्पादन है उसको लेना, आपको 100 यूनिट्स हुआ। और इसके आपके 3 कॉलम हो जाएंगे, पर्टिकुलर, टोटल कास्ट, कास्ट पर यूनिट। क्लियर? पर्टिकुलर, टोटल कास्ट, कास्ट पर यूनिट। अब देखिए ये मार्जिनल कास्टिंग आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, आप सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को माइनस कर देते हैं। आप देखें सेल्स 100 यूनिट, पर यूनिट कितना दिया प्रश्न में, देखें आप 150 रुपए पर यूनिट, कितना है 150। तो 100 इंटू 150 टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपए। कितनी होगी टोटल कास्ट, 15,000। और पर यूनिट तो दे ही रखा है, ऐसा भी आप निकाल सकते हैं, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, 15,000 डिवाइडेड बाई 100 यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा आपका पर यूनिट 150। तो पहली स्टेप आपको सेल्स निकालना है। अगली स्टेप में क्या होगा, आपको सेल्स में से वेरिएबल कास्ट, परिवर्तनशील लागतों को कम करना है। तो लेस लिखा आपने वेरिएबल कास्ट, मटेरियल, देखें आप प्रश्न में कितना दिया मटेरियल 5,000, तो आपने लिख दिया पहले मटेरियल 5,000, वेजेस 3,000 और ओवरहेड्स कौन से लेना यहां पर, परिवर्तनशील, ऑफिस, फैक्ट्री और सेलिंग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। उनमें से कुछ राशि वेरिएबल है, कुछ राशि फिक्स्ड है। तो आपको यहां केवल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स लेने के हैं। तो आप देखें फैक्ट्री के वेरिएबल कितने हैं 1,000, 200 ऑफिस के हैं और 800 सेलिंग से संबंधित हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड 1000, ऑफिस ओवरहेड 200, सेलिंग ओवरहेड 800, और इन सबको आप टोटल लगाएंगे तो टोटल इस 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 10,000। सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दिया तो क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। कितना बचा कंट्रीब्यूशन 5,000, और पर यूनिट कितना आई है 50। अब हमें लाभ और हानि की स्थिति का पता लगाना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन से क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को कम करते हैं। तो लेस फिक्स्ड कॉस्ट। देखें आप प्रश्न के अंदर, स्थिर उपरिव्यय जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो फैक्ट्री के हैं 1000, ऑफिस के हैं 800 और सेलिंग ओवरहेड जो फिक्स्ड दिए वो कितने हैं 200।
तो टोटल कितना हो गया ये 2000। यहां पर यूनिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमने इसकी मान्यताएं देखी, इसकी विशेषताएं देखी, तो क्या देखा, वो स्थिर लागत को ध्यान में अपरिवर्तित रहती है, वहां पर यूनिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है प्रॉफिट? 3000। अब आपने नोट कर लिया तो मेरी बात को ध्यान से समझें आप। वैसे तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से समझ ही रहे हैं, पर यहां कहीं कुछ ऐसी बातें रहती है प्रश्न के अंदर जहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए ये सवाल आपको एज पर एब्जॉर्प्शन मेथड करना होता, कुल लागत विधि के आधार पर करना होता, तो आप क्या करते? रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना लेते? 5000, वेजेस 3000 जोड़ते, तो क्या आ जाता आपका प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट में आप क्या करते? फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते, तो क्या आता? वर्क कास्ट। वर्क कास्ट में फिर आप ऑफिस के ओवरहेड जोड़ते, तो क्या आता आपका? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग ओवरहेड जोड़ते, तो क्या आता? टोटल कास्ट। अब इसको हम ऐसे ही मान लें समझने के लिए, तो इसकी टोटल कास्ट कितनी आती? 10 और 2 12, यानी 12,000 इसकी टोटल कास्ट आती। क्लियर? आप लोगों ने कॉस्ट शीट के सवाल किए हुए हैं। आप 15,000 में से विक्रय मूल्य है, 12,000 रुपए टोटल कास्ट है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आधार पर प्रॉफिट कितना निकलता? 3000 निकलता। कितना निकलता? 3000। देखिए आप लोगों के माइक ऑन है, यदि कोई डाउट हो आपको तो आप उसी वक्त पूछ लें। न्यूमेरिकल के अंदर अपन ने प्रैक्टिस, या मेरे जो पिछले लेक्चर्स हुए अपन ने उसमें क्या प्रैक्टिस डेवलप की है कि अंत में नहीं पूछना है। यदि कोई डाउट है तो वो सवाल के साथ साथ चलेगा। डाउट के साथ हम न्यूमेरिकल के पेपर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं आपके लिए अच्छा है और ना मेरे लिए अच्छा है। क्लियर? तो ये आप अगर मान लीजिए इसको टोटल कास्टिंग के आधार पर करते तो टोटल कास्ट कितनी आती? 12,000। तो पर यूनिट कितनी होती है? 120। 12,000 को आप 100 से डिवाइड करते तो उसकी पर यूनिट कितनी आती? 120। प्रॉफिट दोनों में सेम रहता, 3,000 मार्जिनल कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट है और 3,000 एब्जॉर्प्शन कुल लागत है, टोटल कॉस्ट का प्रॉफिट भी कितना? 3,000। अब देखिए आप प्रश्न, टोटल कॉस्ट मेथड ये बता रही है कि यदि 120 रुपए से कम में 120 रुपए पर यूनिट आ रही है उसकी, वापिस देख लें आप, 12,000 रुपए टोटल कॉस्ट आती है उसकी, पर यूनिट कितना होता है? 120। अगर वो बोलता है साहब कि 120 रुपए से कम में हम विक्रय नहीं कर सकते हैं, यदि 120 रुपए से कम में वस्तु को बेचा जाता है तो क्या होगा? हानि होगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की आप देखें कि इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है? 100 यूनिट्स आ रही है। देखें आप ऊपर कंट्रीब्यूशन के ऊपर कुल परिवर्तनशील लागत क्या कहलाती है आपकी? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये कहेगा यदि कोई उत्पादक बची हुई 100 इकाइयां हैं, 50% में हमने केवल 100 इकाइयां बनाई है, अगर 100% पे फैक्ट्री काम करती तो 200 इकाइयां बनती। अभी कितनी फैक्ट्री और इकाइयां बना सकती है? 100। अगर वहां यह प्रस्ताव दिया जाए मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर कि हम शेष 100 इकाइयां 110 रुपए प्रति इकाई पर खरीदने का प्रस्ताव इसको मिलता है, तो टोटल कॉस्ट मेथड के आधार पर वो क्या करेगा? प्रबंधक मना कर देगा, बोलेंगे साहब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 120। 120 से हम नीचे नहीं बेच सकते हैं, अगर बेचते हैं तो क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर कितनी आ रही है इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग? 100। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट, है ना? तो वो कितनी आ रही है आपकी? 100 आ रही है। और 110 के अंदर यदि प्रस्ताव आता है तो क्या करेगा? तुरंत आप स्वीकार कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे हैं वो ग्राहकों से न वसूल करते हुए कंट्रीब्यूशन में से लिए जाते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये डिफरेंस दिया हुआ है। लेकिन यहां हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पे जो निर्णय लिए जाते हैं वो अल्पकालीन होते हैं। दीर्घकालीन के अंदर इसमें क्या, ये इसकी लिमिटेशंस है, सीमा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दीर्घकाल तक फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड या अनचेंज रहे, उसमें भी क्या आ सकता है? परिवर्तन आ सकता है। तो ये निर्णय क्या हो जाएगा? गलत साबित हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्पकालीन निर्णय लेने के लिए
ये मार्जिनल कॉस्टिंग एक अच्छी मेथड है। तो मैंने आपको इस एक एग्जाम्पल के द्वारा इन दोनों के अंदर थोड़ा अंतर बताने का प्रयास किया। अब चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को और आगे अच्छे समझते हैं। इसका एक हिस्सा है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ये थोड़ा फोंट साइज का फर्क आ रहा है, इस पर सा आ नहीं पाया है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का एक महत्वपूर्ण स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्या? सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्या है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? यह किसी भी उत्पाद की लागत और विश्लेषण का अध्ययन है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में। अब देखिए, आप इसको ऐसे समझें कि किसी भी उत्पाद का विक्रय मूल्य से लाभ प्रभावित होता है। अगर आप विक्रय मूल्य में फ्लक्चुएशंस करते हैं तो लाभ के अंदर भी क्या होते हैं? फ्लक्चुएशंस होते हैं। और जो विक्रय मूल्य है वो किस पर डिपेंड करता है? कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो वॉल्यूम के ऊपर, यानी उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है कि जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट में भी क्या होते हैं? परिवर्तन आ जाते हैं। तो वॉल्यूम का इफेक्ट किस पर पड़ता है? कॉस्ट पर। कॉस्ट का इफेक्ट किस पर पड़ता है? सेलिंग प्राइस पर। और सेलिंग प्राइस का असर किस पर पड़ता है? प्रॉफिट के ऊपर। इनके मध्य अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यह अध्ययन यह बताता है कि यदि हमें लाभ कमाना है इतनी राशि का तो हमें सेल्स कितना करना पड़ेगा। यदि हम ना लाभ ना हानि की स्थिति में रहते हैं तो हमें कुल कितना उत्पादन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आगे आगे आपको क्लियर होंगी। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हम ये देखते हैं कुछ, जब इतनी बड़ी स्टेज है तो इसका हम उद्देश्य या इसके महत्व को समझते हैं। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं कुछ सवाल करवा सकूं। लोचदार बजट, फ्लेक्सिबल बजट्स। अभी हमने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कि वॉल्यूम के आधार पर लागत में क्या आता है? परिवर्तन होता है। जब लागत में परिवर्तन होगा तो आपको बजट में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसका एक उद्देश्य क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग आपके बजट को फ्लक्चुएशन या फ्लेक्सिबल कंडीशन में रखती है। दूसरा क्या है? सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर ना तो लाभ होता उत्पादक को और ना हानि। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट के बराबर। कि हम 100 रुपए विक्रय मूल्य की निर्धारित किया है और 100 रुपए ही उसकी लागत आई है, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके लिए इसका महत्व है। लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। हम कितना लाभ कमाना चाहते हैं, ये लाभ हमें कब मिलेगा? जब आप इतना विक्रय करेंगे। या इतने विक्रय पर हमें कितना लाभ मिलेगा? इस मेथड के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगला उद्देश्य प्रबंध की निर्णय, मैनेजरियल डिसीजंस। प्रबंध को कई निर्णय लेना पड़ते हैं कि हम उत्पाद को बनाएं या उत्पाद को बाहर से क्रय करें। किसी प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, तो सारे हम खुद बनाएं। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, तो सामान्यतः वो लोग ट्यूब और टायर नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं? जो कंपनियां टायर और ट्यूब को बना रही उनसे अनुबंध करते हैं कि हमें इतने पीस लगेंगे, आप किस मूल्य पर सप्लाई कर सकते हैं। फिर वो प्रबंध देखते हैं साहब इसकी अगर हम खुद बनाते हैं तो हमको लागत ज्यादा आएगी या कम आएगी। तो प्रोडक्ट को बनाना या बाहर से क्रय करना, ये निर्णय लेना है।
अगर हम विक्रय मूल्य के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस करते हैं तो हमारे लाभ पर क्या फर्क पड़ेगा, ये निर्णय लेना है। ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का एक उद्देश्य है। मूल्य निर्धारण में सहायता, है ना। वहां तो आपकी टोटल कॉस्ट के आधार पर ले रहे हैं, यहां अल्पकालीन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। तो उसमें और क्लियरिटी आती है कि क्या हम इस मूल्य पर भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है। लागतों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कास्ट। आप देखें कास्ट के ऊपर कई तत्व प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से, मटेरियल की प्राइसेस, वेजेस रेट, है ना, कारखाने के अंदर, कार्यालय के अंदर विक्रय और वितरण से संबंधित बहुत सारे व्यय हो रहे हैं। तो इन सब का समग्र प्रभाव उत्पादन स्तर के साथ स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। एक फिर होता है अपना सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, जो हमने लागत मात्रा लाभ विश्लेषण दे रखा है, कुछ लोग सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस को, जो इस क्षेत्र के विद्वान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं मानते हैं। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों को एक मानते हैं, दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। लेकिन कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशो या एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस, इन दोनों को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है व्यापक अर्थ, जो भी हमने देखा। व्यापक अर्थ किस रूप में प्रयोग करते हैं, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं। अगर क्वांटिटी के अंदर चेंज आता है तो कास्ट में चेंज आ जाता है, कास्ट में चेंज आने के कारण प्रॉफिट में चेंज आ जाता है। एक तो इसका अध्ययन करना व्यापक अर्थ में। लेकिन संकुचित अर्थ में हम ये देखें तो व्यवसाय संचालन के दौरान ऐसी स्थिति का पता लगाना जिसमें व्यवसायी को ना तो लाभ हो और ना हानि हो। वही बात जो मैंने पहले की कि उसकी जो उत्पादन लागत है वो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए। तो ये एक क्या हुआ, संकुचित अर्थ, कि भाई एक वो अपन बिंदु लगा लो, इसके बाद फिर आप आगे के निर्णय लेते रहेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब इसमें जो कहना चाहिए शब्द आएंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, उनके बारे में हमको जानकारी रहना चाहिए। तो पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन। एक सवाल मैंने आपको बताया, उसमें कंट्रीब्यूशन की बात स्पष्ट हो चुकी। एक बार वापस देख लें अपन कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सेल्स में से हम सारी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। इसको संक्षेप में ऐसा ही लिख सकते हैं, सी बराबर, कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सी बराबर एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या इसका दूसरा क्या हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। स्थिर लागत और उसमें आप लाभ जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, वो अंशदान के बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, वो बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके कुछ फार्मूले हैं। बीपी को हम यूनिट्स के अंदर भी निकाल सकते हैं, बीपी को हम अमाउंट्स के अंदर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये भली आप चाहें भी नोट ना करें, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूं कि आपको इस सवाल के साथ ही चीजें नोट हो जाएं। तो अभी आप केवल लिख लें कि बीपी का जो हम कंप्यूटेशन है वो दो तरीके से कर सकते हैं, यूनिट्स के अंदर भी और अमाउंट के अंदर भी। ये अमाउंट के कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको आगे जाकर के सारे फार्मूले सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाऊंगा। ये केवल बता रहा हूं मैं आपको कि इसका मतलब क्या है। यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो लाभ मात्रा अनुपात। या केवल आप बस इतना ही नोट करें, लाभ मात्रा अनुपात क्या है, किसी भी जो व्यवसाय है उसकी
लाभदायकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंशदान अनुपात, कंट्रीब्यूशन रेशो या मार्जिनल रेशो भी कहते हैं। और इस रेशो को निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं जो मैं आपको आगे जाके एट ए ग्लांस नोट करवाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का मतलब क्या है, लाभदायकता का पता लगाना। ये जरूर आप नोट कर लें, क्योंकि मेरा आगे जाके जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसमें नहीं है, तो ये आप नोट कर लें कि कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आपको दो अलग अलग अवधि, अगर हम वर्ष के रूप में देखें तो 2013 2014 तो क्या हो गया आपका डिफरेंट पीरियड, या अप्रैल और मई तो क्या होगा आपके डिफरेंट पीरियड। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालने का तरीका क्या है, इसको आप यही नोट कर लें। चेंज इन प्रॉफिट और लॉस अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। इसका आशा यह है कि लाभ में क्या परिवर्तन हुआ है उसको आप डिवाइड करें सेल्स में हुए परिवर्तन से और इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यह भी किसी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि जो बीईपी सेल्स है, जिस स्टेज पे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इस सीमा से जितना अधिक आपका सेल्स होता है वो क्या कहलाती है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितने प्रतिशत में अधिक है, जितनी राशि में अधिक है, उस व्यवसाय को आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ साउंड माना जाता है। जो मैंने आपको बताया, ये फार्मूले आप यहां पर छोड़ दें, मैंने आपको एट ए ग्लांस आगे बता रखा है, केवल आप यह समझें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है साउंडनेस ऑफ बिजनेस। यदि किन्हीं कारणों से सुरक्षा की सीमा आपकी धीरे धीरे कम हो रही है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है। प्रबंधकों को सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारी सेफ्टी कम क्यों हो रही है, मार्जिन क्यों कम हो रहा है, ये वो हम सवालों के अंदर देखेंगे। अब यहां से आप नोट करना शुरू करें। महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेड फार्मूलाज। अभी लेंगे सर, देर से सर, ये इनको लिख। हाँ, यस, पहला हम देखते हैं सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में। इसको आप बाकायदा नंबर 1 लिखें, क्योंकि जब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तो पूछूंगा कि आप बताएं कौन से नंबर का फार्मूला यहां एप्लीकेबल होगा। करीब 13-14 फार्मूले हैं, इसलिए आप इनको नंबर दीजिएगा। सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में, बीईपी इन यूनिट्स। ये टोटल इसके ए बी सी डी, ये 4 फार्मूले हैं। हर बार चारों नहीं लगेंगे, कोई एक लगेगा। तो क्या करना है आपको, प्रश्न में दी गई सूचनाओं को पढ़कर के पता लगाना है कि ए लग रहा है या बी लग रहा है या सी लग रहा है या डी लग रहा है। अभी आप इनको ऐसे ही नोट डाउन कर लें, इनका फुल फॉर्म क्या है वो आगे जाकर के मैं आपको बताता हूं ब्रेक के पहले। ठीक है, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ अपॉन एसपी माइनस वीपी। एक फार्मूला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ आपका, एफ अपॉन सीपी। एफ का मतलब यहां फिक्स्ड कॉस्ट है, आप केवल एफ लिखें, आगे इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। सीपी का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या तीसरा हो सकता है आपका बीपी इन रुपीज अपॉन एसपी। और चौथा फार्मूला इसका सेल्स इन यूनिट्स माइनस एमओएस इन यूनिट्स। चलिए नोट किया। दूसरा देखें अपन। अब वो बोलता है यूनिट्स में नहीं, प्रश्न में क्या सूचना है कि आप तो मुझे बीपी अमाउंट के अंदर बताइए कि कितने रुपए का मैं विक्रय करूं या कितने रुपए का उत्पादन करूं जिसपे मुझे ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो इसके भी 4-5 फार्मूले हैं। पहला ए है एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी। दूसरा है एफ इंटू एस पी अपॉन एस पी माइनस बीपी। तीसरा है एफ अपॉन पीवीआर, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और चौथा है एस
माइनस MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए, मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों ने लिख लिए हैं, इसका मतलब सबने लिख लिए होंगे। जो लोग आगे आगे बैठे हैं उनको दिखाई दे रहा है मुझे। वो बढ़ सकते हैं अपन आगे। ओके, फार्मूला नंबर 3, सुरक्षा की सीमा इकाइयों में MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। इसके आपके दो फार्मूले हैं। पहला क्या है, ए सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स, और दूसरा है P अपान CP। ये थोड़ी सेटिंग गड़बड़ा गई है, इसको आप P अपान CP लिखेंगे, है ना, ये प्रॉफिट अपान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मैं आपको आगे आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। ये आपको बस ऐसे ऐसे लिखना है, बार बार मैं आपको दोहरा के बता रहा हूं, ये है ना, ये P अपान CP है ये। चौथा नंबर का फार्मूला है सुरक्षा की सीमा रुपयों में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स। इसके आपके दो फार्मूले हैं। ए है सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, और बी है P अपान PVR, है ना। संक्षेप में आप PVR भी कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। हम क्या लिख सकते हैं, PVR। पांचवें नंबर का फार्मूला है अंशदान इकाइयों में, कंट्रीब्यूशन इन यूनिट्स। इसका फार्मूला है एक ही केवल SP माइनस BP। नंबर 6, अंशदान अमाउंट के अंदर, कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट। इसके ABC 3 फार्मूले हैं। ए है S माइनस V, B है F प्लस P, और C है S इंटू PVR। S इंटू PVR। चलिए, नोटिंग हो गया है तो आगे देखें फिर आप। यस, नंबर 7, लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसके टोटल 6 फार्मूले हैं, ABCDEF। और सातवां कौन सा आ जाएगा, जो मैंने आपको उस वक्त प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एक्सप्लेन किया था, चेंज इन प्रॉफिट और सेल्स अपान चेंज इन प्रॉफिट अपान चेंज इन सेल्स इनटू 100। वो वहां लिखा हुआ है, वो इसको यहां नहीं ला पाया हूं मैं। जब हम सवाल करेंगे तो आपको देख के पता करना पड़ेगा, ए लग रहा है कि बी लग रहा है या सी लग रहा है ना। ए है S माइनस V अपान S इंटू 100। बी नंबर का है C इंटू 100 अपान S। सी है F प्लस P अपान S इंटू 100। डी है F अपान BP इंटू 100। ई है P अपान MOS इंटू 100। और जो F नंबर का फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। ये ध्यान रखना आपको, क्या है ये, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। नंबर 8, स्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। इसके 3 फार्मूले हैं, ABC। ए है S इंटू PVR माइनस P। बी है S
माइनस ब्रैकेट में वी और पी को आप जोड़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ करके आप सेल्स में से कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये फिक्स्ड कॉस्ट। और सी है बीईपी इंटू पीवीआर। नंबर 9, परिवर्तनशील या सीमांत लागत, वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट। इसके दो फार्मूले हैं, एस इंटू 1 माइनस पीवीआर और दूसरा है एस माइनस वी बराबर एफ प्लस पी। ये दूसरा वाला फार्मूला है, इनसे आप चारों निकाल सकते हैं, एस भी निकाल सकते हैं, वी भी निकाल सकते हैं, एफ भी निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, यदि रेस्ट 3 इंफॉर्मेशन आपके पास हैं। तो ये कहना चाहिए आपका एक मास्टर फार्मूला है, जैसे ताले की एक मास्टर की होती है ना, वैसा फार्मूला है ये। यहाँ यद्यपि लिखा मैंने इसको वेरिएबल कॉस्ट के साथ है, लेकिन आप इससे चारों चीज निकाल सकते हैं यदि रेस्ट इंफॉर्मेशन प्रश्न में दी हुई है तो। चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं समझता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये फार्मूले आपके आधारशिला हैं, बेस हैं किसी भी मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल को करने के लिए। ये 2-3-4 फार्मूले और बचे, इनको आप जल्दी से नोट कर लें। नंबर 10 है, जब विक्रय रुपयों में दिया हो, यानी अमाउंट के अंदर सेल्स है और आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है कि साहब मैं 1 लाख रुपए का विक्रय करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो ये फार्मूला लगाइए, उस व्यापारी को मालूम चल जाएगा। टू फाइंड डिजायर्ड प्रॉफिट, एक प्रॉफिट जो सवाल में दिया है, इच्छित लाभ कि मैं इतना लाभ कमाना चाहता हूं तो मुझे कितना विक्रय करना होगा। इसके कितने फार्मूले हैं, 3, ए बी सी। ए है एस इंटू पीवीआर माइनस एफ, बी है एमओएस इंटू पीवीआर और सी है एस माइनस ब्रैकेट में आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर 11। देखिए नंबर 10 में क्या था, सेल्स आपको अमाउंट में दिया है कि साहब मैं इतना रुपए का विक्रय करना चाहता हूं तो कितना लाभ होगा। नंबर 11 में क्या दिया है कि साहब मैं विक्रय अमाउंट के अंदर नहीं बता रहा है कि साहब मैं इतनी पीस, इतने यूनिट, इतनी क्वांटिटी के अंदर माल बेच लूंगा तो मुझे लाभ कितना होगा। तो टू फाइंड डिजायर्ड प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज गिवन इन यूनिट्स, है ना, यूनिट्स मैंने लिखा है, ये क्या एक्चुअली क्वांटिटी कि मैं इतने केजी का माल बेच लूंगा, इतनी इकाइयां बेच लूंगा मैं, है ना, इतने मीटर कपड़े बेच लूंगा, इतने थान बेच लूंगा तो मुझे लाभ कितना होगा। तो क्वांटिटी दी हुई है आपको सेल्स की, इसको निकालने का एक ही फार्मूला है, सेल्स इन यूनिट्स इंटू सीपी माइनस एफ। और ये आपका लास्ट, ले लीजिए सर ब्रेक, सब ये सारे फार्मूले हो जाए एक बार सर। जब इच्छित लाभ दिया हो और विक्रय रुपयों में ज्ञात करना हो, टू फाइंड सेल्स इन रुपीज व्हेन डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन। सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है कि आप बताएं कितना सेल करें ताकि उस पर इतना लाभ हो जाए। पहले क्या था, सेल्स दिया था, लाभ निकालना था। इसमें क्या है, लाभ दिया हुआ है तो आपको सेल्स निकालने का है, और सेल्स भी किसमें निकालना है, रुपए के अंदर, इन अमाउंट। इसके कितने फार्मूले हैं, 3, एफ प्लस पी अपान पीवीआर, दूसरा है एफ प्लस पी अपान एस माइनस बी इंटू एस, एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी इंटू एस, और सी है एफ इंटू एस पी अपॉन सी पी माइनस पी पी।
13 है जब इच्छित लाभ दिया हो और विक्रय इकाइयों में ज्ञात करना। दोनों के अंदर आपको प्रॉफिट दिया है और क्या पूछा, सेल्स। लेकिन फार्मूला नंबर 12 में जो है सेल्स वो किस में चाहिए, उसे अमाउंट के अंदर। और फार्मूला नंबर 13 के अंदर सेल्स किस में बता रहा है, वो क्वांटिटी के अंदर। इसके दो फार्मूले हैं, एफ प्लस पी अपॉन एस पी माइनस बीपी, या दूसरा इसका फार्मूला है एफ अपॉन सीपी माइनस पीपी। चलिए वापस देख ले एक बार ये, बस टोटल कितने फार्मूले आपके ये 13। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इसको, हम आगे बढ़ सकते हैं अब, क्योंकि अगर ये नोट ही नहीं हुआ तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे फिर। चलिए 1 मिनट और लीजिएगा, आप जल्दी से नोट करें इसको। ये सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं। एस अगर अकेला दिया इसका मतलब सेल्स इन रुपीस है ना, और इसके बाद फिर हम सीधे न्यूमेरिकल करेंगे। एसपी मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अकेला वी है तो वेरिएबल कास्ट, और वीपी है मतलब वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। इससे क्या क्लियर हो गया, अकेला वर्ड है तो अमाउंट के लिए है, और उसके साथ हमने पी जोड़ दिया, मतलब वो क्या हो गया, पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जैसे वी मतलब वेरिएबल कास्ट, एस मतलब सेल्स, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वीपी मतलब वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। सी से कंट्रीब्यूशन, एफ से फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा आ चुका है। पी से प्रॉफिट, पीपी से प्रॉफिट पर यूनिट। पीवीआर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को। एमओएस किसको करता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर। चलिए अब टाइम कंप्लीट हो चुका है, 2 क्लास है अपनी। तो ये पहला जो हमारा लेक्चर, इसमें हम क्या कर पाए हैं, सैद्धांतिक पक्ष। ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके 1 या 2 न्यूमेरिकल करवाने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे मेरी पीपीटी के अंदर मैं 3 न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं, पर मुझे लगता नहीं कि हम तीनों सवाल उस जो समय हमारा बचा उसमें कर पाएंगे। आप इस बीच में इनको एक बार पढ़िएगा।